मिस्टर कर्नवाल, आपने एक्चुअली बहुत ही डिटेल में बताया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मगर जो स्टार्टर्स लेवल के हमारे दर्शक हैं, उनके लिए जी। थोड़ी सी आपने कठिनाई भी तमाम बता दी। और कि थोड़ा बहुत तो जुआ हर आदमी खेलना चाहता है, और 1% वाले हमारे बहुत सारे साथी होंगे। और जी। तो आपकी बात सुन के सर ऐसा लगा कि जैसे कि आपने तो क्रिप्टो करेंसी खरीदी है और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खरीदी। मैं इससे कोसों दूर हूँ। आई एम वन ऑफ दोज इतना सर whose सोच क्या है? फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट पेंशन वाले हैं। जी। तो इसीलिए मैंने कभी भी क्रिप्टो करेंसी थोड़ा नहीं। बहुत तो देखिए, ऐसा है कि घोड़ों की हाँ। रेस होती थी बंगलौर में, हमने उसमें भी थोड़ा पैसा लगाया कभी, कैसीनो में जी। भी गए। और थोड़ा बहुत यह है कि घर में होली दिवाली में ताश भी खेल लेते हैं, मगर बस जी। एंजॉय करने के लिए। तो जैसा आपने बताया कि आजकल के ज़माने में 10,000 की वैल्यू नहीं होती, और जी। 10,000 के लिए एक अकाउंट खोला जा सकता है। ये निश्चित रूप से मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे कि जितने भी प्लेयर्स हैं 11,000 जो क्रिप्टो करेंसी के, उनकी आइडेंटिटी पता नहीं, कभी भी गायब हो सकते हैं। आपका पैसा भी डूब सकता है, ये बात भी अपनी जगह मेरे ख्याल से सही है। आप शायद इससे जी। सहमत होंगे। और ये भी सही है कि हो सकता है 10,000 के 2 करोड़ हो जाए। और आपने एक तरीका ये बताया है कि साहब ये सेंट्रलाइज वाले में जो जिनको ज्यादा प्रोफेशनल ज्ञान नहीं है, उसमें लगाएं। अब आपने वो माइनिंग वाले से जो बात की, तो माइनिंग से पैसा कैसे बढ़ता है, और इस तरह से आंख बंद करके डिमेट में डाले रहिए, और जब बढ़ जाए आप संतुष्ट हो जाएं, आप कैश कर लीजिए। ये जो तरीका आपने बताया है। मगर ये है कि माइनिंग लेवल का खेल कौन खेलता है, उससे कितना गुना फायदा होता है। हमारे दर्शक तो सर इसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बता सके सर। देखिए जी, माइनिंग के बारे में मैं जैसे पहले भी लास्ट पॉडकास्ट में भी बता चुका हूँ। माइनिंग जो है बहुत ही प्रोफेशनल लोग ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। जी। और इसमें जो होता है कि कंसेंसस रीच करना चाहिए पड़ता है। कहने का मतलब है कि एक डेफिनेट पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको पूरा की पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। और पूरा वेरीफाई जो भी कर लेता है, जितने मान लो 100 लोगों ने कोशिश की है, उसमें से 10 लोग सक्सीड करते हैं, जी। तो 10 लोगों को तो नहीं वो रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो 10 में से उन 10 को एक पजल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल दी जाती है। और उस पजल को जो भी सॉल्व कर लेता है, उसमें से एक को वो दिया जाता है। अब वो जो रिवॉर्ड होता है, जितना भी उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, जी। या तो आपने काम किया है उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या आपने एक दांव खेला कि ठीक है, मैं इतना लगा रहा हूं अपने क्रिप्टो करेंसीज, और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर मैं जीत गया तो मेरे को तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और अगर नहीं मैं जीत पाया तो वो मेरे जितने भी मैंने स्टेक लगाया था वो मेरे गए। जी। तो ये मैंने कहा था आपसे। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा था कि कंसेंसस के लिए एक डेफिनेट पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको सबको कोलेट करके एक्यूरेसी, जो कि उसको जो भी उन्होंने कोलेट किया है डेटा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा कोलेट किया है, उसको वो सेंट्रलाइज जो डिजिटल लेजर है उससे कंपेयर किया जाता है। अगर वहां पे उससे बिल्कुल मैच करता है, तब जाके वो एलिजिबल हो जाते हैं रिवॉर्ड के लिए। मतलब कॉम्पिटिटर्स में से, जैसे मैंने कहा था, 100 में से 10 लोग हुए हैं, अभी वो उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी उनको पजल का भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स पजल होती है। तो इस तरीके से बहुत कम मिलता है। तो अब उसमें ये कह सकते हैं जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो स्पेशल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर। और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो कई सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क यूज करते हैं,
वो 24/7 365 उनका चलता रहता है, लाखों रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए वो किसी ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसको वो मतलब डिक्लेयर कर दिया गया विनर, तो उसको तो 2-3 क्रिप्टो करेंसीज भी मिल सकती हैं। तो ये सिर्फ आपके लेबर इंटेंसिव लेबर का खेल है। सर ये जितना तो आप समझ में उसको आ गया कि हाँ, आपने जैसा फरमाया कि बिगनर्स लेवल का ये माइनिंग वाला खेल नहीं है। हम तो बिगनर्स लेवल की सर बात करना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि डीमैट का तो अकाउंट आसानी से खुल जाता है। अब केवाईसी जी वगैरह होके जो संज्ञान है हमारे साथियों का कि एक पर्टिकुलर साइट पर जाके आप अकाउंट अपना खोल सकते हैं, केवाईसी आप बता सकते हैं। आपने बताया कि भाई क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट भी हो सकता है। और एक बटे एक 1000 तक आप चाहे बिटकॉइन खरीदें या दूसरा सस्ता वाला कॉइन खरीदें, आप मजा देख सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब आपको लगे भाई 25% ग्रोथ हो गई या जितना आप सस्टेन कर सकते हैं, मतलब सस्टेन करने का मतलब हमारे हमारी राय में दर्शकों के लिए ये है कि भैया जो पैसा डाला है वो पूरी तरह डूब भी सकता है। तो इतना खेल खेलो जितना कि आप उसे एंजॉय कर सको। हो सकता है 10 गुना बढ़ जाए, हो सकता है भैया 100 गुना बढ़ जाए। तो इस कैपेसिटी के हिसाब से आदमी खेलना चाहता है। हमारे साथी लोग बोले आपने कहा हो कि भाई 70+ वालों के लिए खतरे वाली बात है। बस 70+ वालों को भी एक्चुअली स्पेयर मनी होती है उनके पास, और समय बिताने के लिए दे माई लाइक टू प्ले विथ। जी। तो जो आपने बताया है उसमें अब वो साइट नहीं पता लगी। शायद आपकी किसी स्लाइड में हो। मैं पहले स्लाइड पर जाता हूँ नहीं जिससे नहीं, मैं कि आपको बता देता हूँ कि उसकी कोई ऐसी साइट नहीं है। जी उसकी कोई ऐसी साइट नहीं है कि हमारे इंडिया में भी बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जी जो कि आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। जी तो उसमें आपको ये भी पॉसिबल है कि जो कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए कहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट में भी केवाईसी दी जाती है और वो यूएसए में जो है केवाईसी वहां पे कंफर्म की जाती है। जब एक बार केवाईसी आपकी वो वेरीफाई हो जाती है तब जाके आपका एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल सकता है। तो आप इंडिया में ही बैठे बैठे किसी भी ब्रोकर के थ्रू, जो भी ब्रोकर्स बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं वो भी वहां पे भी खोल सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जहां तक सवाल है कि बिगिनर्स के लिए अगर वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए और एक थ्रिल लेने के लिए करते हैं तो उनको तो मैंने जैसे कहा कि 1000 रुपीज का भी आप वो फ्रैक्शन खरीद सकते हैं और 10,000 रुपीज भी खरीद सकते हैं। जितना भी उनकी हैसियत है उसमें से खरीद सकते हैं बिगिनर्स। तो उसमें अपना ट्रायल एंड एरर से वो सीख सकते हैं जी और उनको थ्रिल भी मिल जाएगा और उनको मजा भी आएगा। तो जी ये भी एक तरह का जुआ है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। जी अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि आपके जो डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट और इनमें कोई डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर थोड़ा सा चूंकि टाइम की कमी की वजह से मैंने ये जो कीज की जो बात हो रही थी वो भी मैं कीज के बारे में भी बताना चाहूंगा। और पर इससे पहले मैं कि आपको कीज के बारे में बताऊं, मैं थोड़े से आपको स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा जी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। हम्म, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जुलाई 2010 में अ, आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि बिटकॉइन की कितने की वैल्यू हो रही है। आप अंदाजा लगा मेरे ख्याल सकते से हैं जी। बिटकॉइन की वैल्यू निश्चित 10,000 ही होगी तो जुलाई 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी 10,000 होनी चाहिए हमारे हिसाब से तो तब या आपको बीस ताज्जुब हजार होगा सुनकर कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस समय के जो डॉलर रेट के हिसाब से एक बिटकॉइन 5 रुपए का मिलता था। ओहो 5 रुपए का, दैट मीन्स 10 सेंट्स पर बिटकॉइन। डॉलर का जो है ना 10 सेंट्स
यूएस सेंट्स पर बिटकॉइन। तो अब आप ये ऐसे लगाइए, मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता हूं कि अगर आपने 10 साल पहले यानी कि 2015 में आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते आप बिटकॉइन में, तो आपकी आज की जो वैल्यू होती वो 4,08,000 के करीब होती, 4,10,000 समझ लीजिए। $1,000 यानी कि वो $4,10,000 के बराबर की आज की वैल्यू होती। और अगर 15 साल पहले आपने 1,000 रुपए लगाए होते तो उसकी 1.07 बिलियन उसकी वो होती, रुपीज की वैल्यू होती। तो ये आपको मैं थोड़ा सा देना चाहता था। तभी तो एक सर मैं कहता हूँ ये खेल खेलने लायक है। हाँ और जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे आप कहते हैं बुढ़े लोग तो पता नहीं कब ऊपर चले जाएं, तो हाँ ये पासवर्ड यूजर आईडी तो अपने बच्चों को बताया जा सकता है कि बेटा यहाँ पड़े हुए हैं, आप यूज कर पाएंगे या मेरे ख्याल इसके बाद पासवर्ड है ये तो ओनर ऑफ द बिटकॉइन, राइट सर? हाँ जी। तो मैं अब जो है थोड़ा सा मैं कीज के ऊपर में, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन है और हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं, एक व्यूअर ने तो बहुत ही ब्लंडर किया है और दूसरे व्यूअर ने भी ब्लंडर किया है, जिनका नाम मिस्टर रहमान मन्नती नैन सिटी है शायद, अगर मैंने आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसके लिए है, मैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने क्या गड़बड़ की है। तो इससे पहले कि मैं आगे उनका जवाब दूं, उससे पहले मैं आपको की के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आप जब आप एक डिजिटल वॉलेट को एक्वायर करते हैं, जिसमें कि जो कि इक्विवेलेंट टू डीमैट अकाउंट हो गया, तो उसी समय एक प्रोसेस शुरू हो जाती है की जनरेशन की, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिएशन होती है दो क्रिप्टोग्राफिक कीज की। तो जैसे ही आपने वॉलेट एक्वायर किया, तो उसके साथ ही साथ आपकी दो क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट होती हैं। एक को कहते हैं पब्लिक की और दूसरे को कहते हैं प्राइवेट की। तो सबसे पहले प्राइवेट की जनरेट होती है। प्राइवेट की इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन पासवर्ड। आपका जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो नहीं, आप इसको ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। कहने का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यानी प्राइमरी की के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, ना तो आप बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले रैंडम प्राइवेट की जनरेशन होती है। जी तो ये वॉलेट के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक रैंडम नंबर क्रिएट करता है, जो कि आपका प्राइवेट की जिसको कहते हैं। और ये बहुत लंबा होता है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये टिपिकली 256 बिट्स का होता है। इतना लंबा आपका ये प्राइवेट की होती है, और यही प्राइवेट की आपको मालिकाना हक भी देती है। जो भी आप हैं, उसकी सिक्योरिटी भी उसी से है, और उसी से आप अपने डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं हम पब्लिक की। तो पब्लिक की का जनरेशन कैसे होता है, जैसे ही हमने एक प्राइवेट की का जनरेशन हो गया, यानी कि हमारी प्राइवेट की जनरेट हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो वॉलेट है वो दोबारा से अपने प्रोग्राम के थ्रू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम से वो एक कॉरस्पेंडिंग पब्लिक की बना देता है, जनरेट करता है। अब ये पब्लिक की का मतलब क्या है, आप इसको कंपेयर करें कि जैसे आपके पास में डीमैट अकाउंट है, आप अपने डीमैट के साइट पे जाएंगे, उसका एक यूआरएल होता है, उसके बाद में आप यूजर नेम पासवर्ड जब डालेंगे तो आपका पर्सनल वेबसाइट खुल जाता है, जी आपका पर्सनल पेज खुल जाता है, यानी कि आपका अकाउंट खुल जाता है। तो जब आपका अकाउंट खुलता है तो जो ऊपर जहां पे वो यूआरएल आता है, तो वो आपका पब्लिक की के इक्विवेलेंट है। वो काफी लंबा होता है, पर ये जो है, जो पब्लिक की है, ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंप्लीफाई वे में
ये श्रिंक होकर छोटी सी पब्लिक की रह जाती है। तो यानी ये जो सिर्फ पब्लिक की है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है जो कि आपका कोई भी देख सकता है आपके जो नेटवर्क पर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क पर। तो ये तो हो गई पब्लिक की हो गई। अच्छा, अब हम प्राइवेट से पब्लिक की तो हम जनरेट कर सकते हैं, पर पब्लिक की से प्राइवेट की जनरेट नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी जो पब्लिक की है, ये आपके वॉलेट का एड्रेस होता है ब्लॉकचेन के ऊपर में, और ये आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा वो है। जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं पैसा, तो आप जिसको भी भेजना चाहते हैं उसके सारे पर्टिकुलर्स भरते हैं, उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम और उसका बैंक का आईएफएससी कोड वो होता है, ये सब चीजें उसमें भर देते हैं, तो वो बन जाता है कि आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक इसी तरीके से आप ये अपनी जो पब्लिक की है, आप दूसरों को दे सकते हैं कि अगर आप उनको पैसा भेजना चाहते हैं या उनसे पैसा रिसीव करना चाहते हैं, तो जो भी ये गिव एंड टेक होता है, ये उसी के हिसाब से ही होता है। तो अब हम जो आता है, अब ये आता है थर्ड जो प्रोसेस जो होता है, वो होता है ये जिसको बोलते हैं कि रिकवरी फेज फ्रेज, रिकवरी फ्रेज, जिसको कि हम सीड फ्रेज भी बोलते हैं। सीड मतलब वही जो बीज जिसको हम बोलते हैं, बीज, इसका जनरेशन होता है। ये भी एक ऑप्शनल होता है, पर ये रिकमेंडेड है, और बहुत से वॉलेट्स ये आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप एक ये रिकवरी फ्रेज को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पब्लिक फ्रेज होता है, ये टिपिकली जो होता है, ये बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। तो मैंने जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे सामने आपके स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ सकते हैं। और ये टिपिकली एक सीक्वेंस होता है 12 वर्ड्स का, तो इसको बोलते हैं रिकवरी फेज, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। आप इसको आप पेज का मतलब इसको प्रिंट करके आप उसको लॉक एंड की में रखें या किसी पेन ड्राइव में रखें, जिससे कि किसी को ना पता चले। क्योंकि अगर आपकी की खो गई, जिसको कि प्राइमरी की, प्राइवेट की जो बोल रहे थे, प्राइमरी की, अगर वो आपसे मिसप्लेस हो जाती है या आप भूल जाते हैं, तो उसके बाद में तो अगर आपके पास में ये रिकवरी फेज नहीं होगा, तो आपके जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं वॉलेट में, वो हमेशा के लिए खो गए। तो इसीलिए ये एक उन्होंने एडिशनल आपको हेल्प के लिए रिकवरी फेज दिया है। तो इस रिकवरी फेज के लिए मैंने जैसे अभी पिछले व्यूअर को भी बताया था कि कैसे उनको अपना वॉलेट को रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे रिकवरी फेज तो लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें उन्होंने या उनकी जो प्राइमरी की थी वो भूल गए हैं या लॉस्ट हो गई है। तो ये मैंने जैसे बताया, तो अब आपको मैंने बता चुका हूं कि एक प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है, और रिकवरी फेज क्या होता है। तो अगर आपसे ये प्राइमरी की खो गई है, तो आप अपने उसी वेबसाइट पर जाएं, वहां पे भी आप ढूंढें जहां पे लिखा होगा कि रिकवर योर वॉलेट, रिकवरी के लिए वहां जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। उस फील्ड में आप अपना रिकवरी फ्रेज भरेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं, और आपको एक नई की मिल जाएगी। जब आपके हाथ में नई की आ गई, आप फौरन अपने अकाउंट को खोलिए, वॉलेट को खोलिए, उसमें देखिए कि आपके जितने भी एसेट्स हैं अभी रखे हैं या नहीं रखे हैं। क्योंकि अगर रिकवरी फेज किसी को भी बता दिया, वो तो फौरन विद इन हाफ एन आवर सारा पैसा निकाल के चला जाएगा। तो ये है कीज का जो फंडामेंटल्स जो होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जो आपने ये जो पूछा है, ये जो व्यूअर का जो क्वेश्चन है, मिस्टर फ्रेडरिक,
Golgoski. So I'm sorry for being unable to pronounce your name properly. आपने लिखा है great content. Thanks for sharing. Could you help me with a quick topic question? I have some USDT in my OKX wallet and I have a phrase. अब इन्होंने सिर्फ अपना रिकवरी फेज दिया है जो कि 12 वर्ड्स का फ्रेज लिखा है उन्होंने। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ये जो आपने अभी दिखाया है ये आपको दिखा रहे हैं कि जो एग्जाम्पल है कि पब्लिक की कितनी लंबी होती है और किस तरह की होती है, कैसे रैंडमली अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं, प्राइवेट की आप देख सकते हैं और वॉलेट का जो एड्रेस है वो देख लिया आपने, और सीड फ्रेज यानी कि रिकवरी फ्रेज जिसमें कि 12 आपके वर्ड्स होते हैं, ये एग्जैक्टली सेम मैच होने चाहिए जब आप अपने वॉलेट को रिट्रीव करना चाहते हैं या प्राइमरी प्राइवेट की को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो अब जो है मैं जो अपने व्यूअर मिस्टर फ्रेडरिक को जो मैं रिप्लाई दे रहा था उसमें उनको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपने वेबसाइट पर जाना होगा जहां पे उनका OKX अकाउंट है और वहां पे जाके उन्हें वही रिकवर करना पड़ेगा अपना अकाउंट, और उसके लिए जहां पर उन्होंने पासवर्ड लिखा होगा वहां पे उनको ये रिकवरी फ्रेज जो कि 12 वर्ड्स का है वो वहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद में वो उनका एक ऑप्शन आएगा कि आप के लिए नई की जो है प्राइवेट की जनरेट कर दी जाएगी। तो उस प्राइवेट की को आप सेफली नोट कर लें और उसी को यूज करके आप अपना वॉलेट को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वॉलेट को रिट्रीव करके देखें, उसको ओपन करके देखें कि जितने भी आपके USDT OKX वॉलेट में थे उतने हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इनको आप दूसरे अकाउंट में यानी बाइनेंस में आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ठीक जैसे मैंने लास्ट व्यूअर को भी बताया था, उनकी क्वेरी थी, आपकी भी बिल्कुल सिमिलर क्वेरी है। तो एक बार आपने अपना अकाउंट रिट्रीव कर लिया तो उसके बाद में आप जिस अकाउंट में भी आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि आपका बाइनेंस है तो आप वहां पे बाइनेंस में अकाउंट अपना उसमें लॉग इन करें। आपका अकाउंट है या दूसरे का अकाउंट है तो उससे आपको वो डेटा मिल जाएगा कि यूजर नेम पासवर्ड कैसे उसमें आप लॉग इन करेंगे। वहां पे लॉग इन करके आपको ये करना होगा कि उसमें आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद में नेक्स्ट क्वेरी आएगी कि आप कौन सी करेंसी क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं। चूंकि आपके पास में USDT है तो आप उसको USDT को आप क्लिक करेंगे और इसके बाद में जब ये सब कुछ करेंगे तो आपका जो डिपॉजिट एड्रेस पूरा का पूरा आ जाएगा। आप पूरे एड्रेस को कॉपी करिए और उसको रख लीजिए। अब आप अपने अकाउंट में OKX वॉलेट अकाउंट में जाइए, वहां पे जो आपने जो की जनरेट की थी नई की उसको आप फीड करें और फीड करके अपने अकाउंट को वॉलेट को खोलिए। खोलने के बाद में आप उसमें वो करेंगे कि सेंड। जब आप उसको सेंड करेंगे तो वो पूछेगा कितने से किसको सेंड करना है। तो जो आपने जो डिपॉजिट एड्रेस कॉपी किया था वहां पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए कि हम इस एड्रेस में भेजना चाहते हैं। तो फिर आपसे वो पूछेगा कि कितने अमाउंट करना चाहिए। मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 पड़े हुए हैं USDT टेथर जिसको बोलते हैं, उसमें से आप 50 करना चाहते हैं तो आप 50 USDT उसमें आप एंट्री कर दीजिए। उसके बाद में आप ट्रांसफर का बटन दबाइए। उसके बाद में कंफर्मेशन आपके पास में आ जाएगा। आपको कंफर्मेशन होने तक आपको वेट करना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। So I hope, Mr. Frederick, you have understood. I've tried to explain it in the simplest words possible. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कनवाल साहब। एक क्वेश्चन और हो गया है, वो ये है कि
क्या कॉर्पोरेट हाउसेस भी जैसे स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या क्रिप्टो में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में ही बताया था कि ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, इसमें आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल एनॉनिमस रहती है। उसको कोई नहीं पकड़ सकता आपके कि किसने किसने खोला है अकाउंट, किसने वॉलेट खोला, किसने उसमें पैसा जमा किया, किसने बिटकॉइंस खरीदे, किसने किसको ट्रांसफर किए। ये सब सीक्रेट है, किसी को नहीं पता चल सकता। तो इसमें तो बहुत ही वो है कि आपने जाके हवाला से आपने $10 करोड़ वहां पे अमेरिका भेज दिए। उसके बाद में आपने अकाउंट खोला, अकाउंट खोल के उसमें $10,000 के, $10 करोड़ के आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। उसके बाद में दोबारा से वहां से आप अपने इंडिया में उसको ट्रांसफर कर लिया। और अगर आपको कुछ नेफेरियस डिजाइन हैं, हो सकता है कि वो आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, जो कि आजकल बहुत कुछ ये हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, ये सब हवाला ट्रेड और इसमें टैक्स इवेजन में ये पक्का यूज कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि इतना जी आपने अध्ययन किया हुआ है, हमारे दर्शकों के लिए तीसरा एपिसोड लाइए। पूरा एक अकाउंट 1,000 रुपए का कैसे खोला जाएगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे सर DTRW है, अगर हम जी 5-10 हजार रुपये लगाएं, एक जुआ खेलें, अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूव करके, हो सकता है कि कभी भैया बहुत अच्छा अमाउंट बढ़ जाए, नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं। तो क्या आप हमारे DTRW का एक क्रिप्टो अकाउंट खोल के ऑनलाइन कोई तरीका बता सकते हैं, और जब कमेटी चेंज हो तो उसको वो सब चीज़ें मिल जाएं, अगर बेचना चाहे बेच दे। मैं जानबूझ से अपने व्यूअर्स को और आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा था, परंतु मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दूंगा तो आप भी शॉक हो जाएंगे। ओके। अब ये समझिए कि पिछले जो हैं, पिछले 10 साल में 50% जो क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्टेंस में आई थी, वो डेड हो गई हैं, गायब हैं। उसमें बहुत दुनिया का करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो गया। पहली तो ये है। ऊपर से अब 2014 से लेके अब तक 2025 तक 24,000+ क्रिप्टो करेंसीज थे। उसमें से 14,000 क्रिप्टो करेंसीज डेड हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और जैसा मैंने कहा था कि आप जैसे मोस्ट जो कॉमनेस्ट इस समय क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है, वो है बिटकॉइन या इथेरियम। स्पेशली बिटकॉइन, जिसकी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मजे की बात यह है कि अब एक समझदार इंसान ये सोचेगा कि उसकी कोई फंडामेंटल्स तो है ही नहीं, ना ही उसके लिए कोई कोलेटरल है कि इतने करोड़ रुपए का, इतने ट्रिलियन डॉलर्स का गोल्ड उसके बैकअप पे है। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो और ये भी नहीं पता कि कौन चला रहा है उसको। इन्वेंशन उसने सही ने किया होगा, पर कौन चला रहा है इस समय? डीप स्टेट चला रहा है, या वो माफिया चला रहे हैं, कार्टल चला रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। और उन्हीं का हाथ होता है इसमें भी। इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन जिसकी बात हम कर रहे थे, तो उसमें वही करते हैं जैसे कि हम इसमें ट्रेडिंग में करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में, कि सडनली वो एकदम से 10 लाख शेयर खरीदे जाएंगे एक रातों रात। तो लोग देखते हैं कि अरे इतना हाई वॉल्यूम हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो राज होगा, इसके पैसे बढ़ेंगे। तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कोई पेनी शेयर खरीदे, मान लिया $2 का उस समय प्राइस है, और उन्होंने 20 लाख रुपए के पेनी शेयर 10 लाख खरीद दिए। तो लोगों में एकदम से क्यूरियोसिटी होती है, लस्ट है, ग्रीड है, तो वो भी उसमें जाएंगे, खरीदेंगे। अब डिमांड हो जाएगी एकदम से सडनली ज्यादा, सप्लाई हो जाएगी कम, तो उस शेयर के रेट बढ़ते चले जाएंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। और लोग तो यही सोचेंगे कि अरे इतनी रैपिडली इसका जो रेट बढ़ रहे हैं, तो और बढ़ने दो, मेरे तो और फायदा होगा, और फायदा होगा। और जब वो $2 का जो खरीदा है कार्टेल ने,
जब वो 10-12 रुपए का हो जाएगा, वो ऑल ऑफ अ सडन वो अपने 10 के 10 लाख एकदम से बेच देंगे। तो एकदम से आपका जो सप्लाई का गलत हो जाएगा, डिमांड वाले कुछ नहीं कर सकते, तो उसके फौरन पैसे गिर जाएंगे। तो उन्होंने 2 रुपए का जो खरीदा था वो 10 रुपए में बेचा, यानी 8 रुपए के हिसाब से उन्होंने जो 10 लाख शेयर खरीदे थे, 80 लाख रुपए कुछ ही दिनों में बना लिए। तो ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी वाइड फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसमें कोई जो है ना कट ऑफ लिमिट नहीं होती है, जैसे हमारे लिमिट लग जाती है ना, अगर हमारा जो शेयर मार्केट क्रैश होता है तो 20% पे एकदम से वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे 50% भी गिर सकता है, 100% भी गिर सकता है। तो अगर आपने DTRWA का जो पैसा है उसको आपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, लॉस हो गया, तो आपके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाएगी। नहीं, वो तो तो इसीलिए देखिए है कि वो ये इन्वेस्टमेंट का मोड है। जो आपसे हाँ वार्ता हुई है, ये हमारे दर्शकों को ये हम सूचित करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो 25,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, वो उनके ऑपरेटर कौन है, उनका माइंडसेट क्या है। मगर आपने अभी बिटकॉइन की भी बात की। कुछ निश्चित रूप से स्टेबल टाइप के क्रिप्टो करेंसीज हैं, और उनका इस तरह से डूबने की संभावना नहीं दिखाई देती है। और चाहे जी, कॉर्पोरेट हाउस हो चाहे इंडिविजुअल हाउस है, हाँ, वो थोड़ा बहुत रिस्क उसे ले लेना चाहिए। मेरी राय ये, नहीं अदरवाइज स्टेबल हमारी एक बार कॉइन्स वीडियो आप देखे लोग जो बीजी। आप स्टेबल कॉइन्स ले सकते हैं, स्टेबल कॉइन्स तो उसमें कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। अब जैसे मैं उसमें भी थोड़ा सा रिस्क है इस समय। जो अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखेंगे, जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो आप देखिए कि जो सुपर पावर है USA, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। वो बबल उसका है, वो बबल कब बर्स्ट हो जाए और वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाएगा और एकदम से डॉलर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी, ये कुछ नहीं कह सकते। ठीक इसी तरीके से जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, वो भी तो बैंकक्रप्ट हैं, उनके स्टैगफ्लेशन चल रहा है, उनकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ 1% से लेकर 2% के बीच में चल रही है, कुछ की तो इवन नेगेटिव में चल रही है। तो कहने का मतलब चाइना का, जिसको कि हमारे उनकी GDP भले ही ज्यादा है ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सपोर्ट, बट उनकी जो बेसिकली जो इकोनॉमिक वो कनेक्शन है, वो इट्स टोटली बैंकरप्ट। उनके पास में पैसा नहीं है। तो GDP अलग है और इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है। तो इकोनॉमी जो है, उनके पास इतना डेट है कि वो भी कभी भी कोलैप्स कर सकता है चाइना, और इट मे इवन ब्रेक इनटू 5-6 पीसेस। तो इसी तरीके से स्टेबल करेंसी की जो मैं बात कर रहा था, तो स्टेबल करेंसी में आपको ये कहा गया है कि अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने US के स्टेबल करेंसी खरीदी है जिसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है, तो वो 1:1 का रेशियो है कि एक कॉइन एक उसके बराबर है। जैसे हमारे व्यूअर्स ने लिखा था कि USDT, तो टेदर भी एक 1:1 का रेशियो है। एक टेदर है वो $1 के बराबर का है। अगर हम इंडियंस खरीदते हैं, मान लीजिए आज हमने 100 या 1000 खरीद लिए, पर और आगे जाके डॉलर का रेट रुपीज में ज्यादा हो जाएगा। आज जैसे 85-86 चल रहा है, एक साल के बाद में वो 100 भी हो सकता है, और तब हम बेचेंगे तो हमें फायदा होगा। पर अगर एकदम से डॉलर गिर गया, तो जो वो डॉलर हमें $1 जरूर देंगे एक USDT के उसमें मतलब इन लियो, बट उस डॉलर की वैल्यू कितनी होगी। हमने तो 87 के हिसाब से या 86 रुपीज के हिसाब से डॉलर खरीदा था, उस समय उसकी जो 1/4 रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि उन्होंने 4 गुना जितना उनका गोल्ड का रिजर्व है, उससे 4 गुना उन्होंने प्रिंट कर दिया। वो तो छापे जा रहे हैं और पब्लिक में बांटते जा रहे हैं, सर्कुलेशन में ला रहे हैं। तो अल्टीमेट लॉस तो हमारा ही होगा। पर फिर भी एज कंपैरिजन, एज कंपेयरिंग टू ये जो क्रिप्टो करेंसीज का है,
स्टेबल डॉलर इज स्टिल अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन। और इंडिया भी अपना स्टेबल कॉइन ला रहा है, चाइना भी अपना स्टेबल कॉइन ला रहा है, इसमें कोई वो ये तो ओपन सोर्स का मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंडिया भी इज कमिंग आउट विद इट्स ओन स्टेबल कॉइन वेरी सून। सेम इज द केस विद चाइना, चाइना इज आल्सो कमिंग आउट विद इट्स ओन स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइन में आप कर सकते हैं, पर बेसिक बेहतर रहेगा कि हम इंडियन स्टेबल कॉइन जब आ जाए तो उसमें आप अपना एसोसिएशन का पैसा रख सकते हैं, फिर आपको सबसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, वो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने जो ज्ञान दिया है मैं उसको समअप करना चाहता हूँ। एज ए सीनियर सिटीजन हमारे चैनल का ये है कि सच बताते हैं हम, ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें ना रह जाएं। तो लबो लुआब सब ये निकलता है कि जो आपने ज्ञान दिया है ये तो सबको मानना चाहिए। और आजकल की जो जियो पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन है वो इतनी खराब है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। पीपल वेट फॉर सम इंस्टेबिलिटी, then only one should try, and one should try for a rapid type of cryptocurrency. That is all. तो सर इस पर जो आपको करेक्ट करते हुए और हमारे दर्शकों को धन्यवाद देना हो, मैं उससे पहले आपको धन्यवाद दे दूं। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, मगर समापन सर 2-3 लाइन में आप खुद करें सर। बस मेरी जो, क्योंकि ये हमारा जो महाभारती का जो चैनल है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो मैं सीनियर सिटीजन से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं, अब आपका अपना पैसा है, सो यू कैन एंजॉय योरसेल्फ इन दिस वन, Yes. एंड फॉर द सेक ऑफ थ्रिल आप अगर इसमें भी थोड़ा सा गैम्बलिंग करें तो देयर इज नो हार्म। पैसा आपका है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने किसी दूसरे से तो नहीं लिया है, तो यू कैन ऑलवेज डैबल इन क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि जितना आप दिमाग बुढ़ापे में लगाएंगे उतनी लॉन्ग लाइफ भी पाएंगे। और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, इस एज में आपने इतना इसका इतना अध्ययन किया, और जबकि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट नहीं खोला। यू नो सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राकेश कनवाल साहब। जल्दी इस विषय पे और विषयों पे आपसे दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू। Thank you very much for coming राइट सर। on this platform. Thank you very much. जी, महाभारती के मंच पर डॉक्टर कर्नल राकेश कनवाल साहब क्रिप्टो करेंसी के दूसरे एपिसोड के लिए, जिसमें कि आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कैसे होगी, क्रिप्टो के अकाउंट कैसे खोले जाते हैं, और क्रिप्टो से कैसे, कुछ लोग जो कहते हैं कि 10,000 रुपये लगाए थे या लगाए होते 2010 में तो 2025 में 2 करोड़ हो जाते। तो हमारे व्यूअर्स को सर कुछ ज्ञान नहीं है इस बारे में, तो इसको पर चर्चा को, अपने व्याख्यान को सर आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। अब सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और जय हिंद। और मैं सभी दर्शकों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी माँ भारती की हौसला अफजाई हो और हमें भी आपको ज्ञानवर्धक बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बार जो लास्ट वीक हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने जो टॉक दी थी उसको दर्शकों ने अपने कमेंट बॉक्स में काफी सराहा है। और उसके अलावा 5 दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने क्वेरीज भेजी हैं, और उसमें से कुछ तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेरीज भी हैं, और फिर भी मैं उनको आसान से आसान भाषा में उनका निदान करने की कोशिश करूंगा।
और आशा है कि वो उससे उसका पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले आपको अपना ये डिसाइड करना है कि आप क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा निश्चय नहीं कर पाएंगे तब तक तो वो करना बेकार है। और आपको सबसे पहले, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि तभी करें जबकि आपको महसूस होता हो कि हाँ इससे आपको कोई प्रॉफिट होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तो वो आपका हार्ड अर्न मनी होता है। तो इसीलिए आपको सोच समझकर ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो अब जो है, उसके बाद में आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे, पहली बात तो ये है। और आपका टाइम होराइजन कितना है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपके गोल्स का मतलब टारगेट्स क्या है। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपसे कोई एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम जैसी 25% मेरा को प्रॉफिट मिल जाएगा मैं उसको बेच दूंगा, या 50% मिलेगा मैं बेच दूंगा। कुछ लोगों का ये होता है कि ठीक है, मेरा तो 100% प्रॉफिट टारगेट है, उसमें भले ही 10 साल लग जाए। तो क्या वो 100% प्रॉफिट 10 साल में वो वायबल है या नहीं है? तो इसीलिए आपको टाइम होराइजन और अपने गोल्स और टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही रिस्की है। और ये उनके लिए है जो कि जिनके पास में, जो कि ये क्रिप्टो करेंसी से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसलिए सेकंड जो पॉइंट है मैं कहना चाहूंगा, ये जो कि एज का कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अब सीनियर सिटीजन है, 70 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन, अब उसको पता है कि उसकी लाइफ पता नहीं कितनी है, 8 साल बची है, 10 साल बची है, 5 साल बची है, या 15 साल बची है, तो कितने दिन के लिए वो टाइम होराइजन को रखें। तो उनके लिए तो बेटर रहता है कि वो एक शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन रखें, जैसे साल 2 साल के लिए, या फिर वो अपना एक टारगेट बना के चलें कि जैसे मेरे को 25% या 50%, कोई भी परसेंटेज प्रॉफिट, जैसे उनका वो टारगेट पूरा हो जाता है उसके बाद में वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है। तीसरी जो है आपकी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। आपकी एज के ऊपर में डिपेंड करता है, और आपके जो जो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है। उसके बाद में आपका ये भी है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे होगा, कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास में 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या, कितना आप शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, कितना आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, कितना आपको जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में रखना चाहिए, कितने का गोल्ड खरीदना चाहिए, और कितना, इसी तरीके से कितना आपको क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहिए। तो इसके लिए जो मेरा जो मशवरा है, और जैसे भी एक ये यूनिवर्सल थिंकिंग है, कि कम 1% जो है, जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और तो वो 1% से ज्यादा इसमें एलोकेट ना करें। और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैक्सिमम 10% उनका पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग शेयर के ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे आप लोग, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है तो वहां तो सर्किट लग जाता है। पर आप लोग को लगता है कि मेरे सारे पैसे ना डूब जाए, तो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरता है और उनके शेयर्स में लॉस होता है, तो फौरन आप लोग वो सेल करके आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका शेयर टॉलरेंस, जो रिस्क टॉलरेंस है, वो बहुत कम है। तो इसीलिए पहले से ही अपना रिस्क
टॉलरेंस को, एक उसका भी एक टारगेट बना के रखें कि मैं इतना रिस्क मैं ले सकता हूं, तो ये जरूरी है। तो अब ये है कि आपका जो ये एक्टिव अप्रोच होगा या पैसिव अप्रोच होगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका क्या क्या होता है कि सिस्टम होता है कि जैसे डे टू डे बेसिस पर वो लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, क्रिप्टोज खरीदते हैं, जहां थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हुआ उन्होंने उनको बेचा, प्रॉफिट लिया, फिर बैठ जाते हैं 2-4 दिन के लिए, रोज क्रिप्टो के प्राइस के ऊपर में वो नजर रखते हैं, जैसे देखा कि थोड़ा सा गिरा है तो फिर खरीद के फिर वो बेच देते हैं। तो इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये एक्टिव होते हैं, इनको एक्टिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स। वो पैसिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो डे टू डे पर नहीं करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। उनका बस एक टारगेट होता है कि ठीक है, मेरे को 50% जब हो जाएगा या 100% हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, चाहे वो 10 दिन में हो जाए, चाहे उसके लिए 5 साल लगे या 6 साल लगे, जितना भी समय लगे। तो उनके लिए शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये हमें सोच कर चलना पड़ेगा। तो उसके बाद में यही है कि आपको जो है अब मैं जो कहना चाहता हूं कि अब आप क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करेंगे, कैसे खरीदेंगे। तो खरीदने से पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। दुनिया में 11,000 से ज्यादा हैं क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है, एक तो है आपका बिटकॉइन है, दूसरा है एथेरियम। दो ही क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसके बाद में वो ऑल्टरनेट करेंसीज जिसको बोलते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसका मीम कॉइन्स भी हैं, फिर स्टेबल कॉइन्स भी हैं जो कि बैकअप होता है। और स्टेबल कॉइन्स में तो फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, तो उसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस नहीं है। वो तो आप सिर्फ एक तरह से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं आप। तो सबसे पहले आप ये चूज करें कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। तो अब आपने जब एक बार वो कर लिया कि कौन सी डिसाइड कर लिया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी करनी है, तो उसके बाद में आपके आपके सामने काफी ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा था कि बताया था। तो अब आपने तो सोच लिया कि ठीक है मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, पर आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आज के दिन भी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की जो इंडियन रुपये में कॉस्ट है वो 1,04,00,000 रुपए की एक है, बिटकॉइन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बिटकॉइन खरीदें, आप उसका फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी के शेयर्स होते हैं, अगर 10 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके शेयर्स होते हैं 10 रुपए का जो बेस प्राइस होता है। आप 10 रुपए का एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 100 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप इसके भी फ्रैक्शंस खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए वो है। दूसरा जो है एथेरियम, एथेरियम के भी वो फायदे हैं। और जो आज की का जो कॉस्ट है, प्रेजेंट कॉस्ट जो है, इस समय प्रिवेलिंग कॉस्ट है, इज अप्रोक्सीमेटली 3.9 लाख रुपीस का एक इथेरियम है, जो कि $4,400 के इक्विवेलेंट पड़ता है आज के यूएस डॉलर्स के बराबर का। बाकी तो ऑल्टरनेट कॉइन्स हैं, अगर आप उसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो अब आपको इसके बाद में, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि कौन सी बिट का जो क्रिप्टो करेंसी आप खरीदना चाहते हैं, उसके बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से खरीदें आप इसको। अब इसको खरीदने के लिए जो होता है कि कुछ एक्सचेंजेस होते हैं। ये मैं जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, बीएससी, ठीक इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी के भी एक्सचेंजेस होते हैं। वो जो कि 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया है। वो जो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये एक थर्ड पार्टी की तरह से ही आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ओवरसी करता है, और कुछ नहीं है। और ये जो है, ये जो इसमें आपके जो
क्रिप्टो करेंसी जो भी खरीदना चाहते हैं वो सिर्फ मार्केट रेट पर आप खरीद सकते हैं। वहां पे जिस प्रकार आपके डीमैट अकाउंट पे भी देखते होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के समय जो भी मार्केट रेट होगा उसी समय खरीदेंगे तो उसी रेट पर आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर में जो ब्रोकरेज है या ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो भी लगते हैं वो तो लगेंगे लगेंगे। और ये जो है, जो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको काफी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट ये इसकी जो एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो ये हैक भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो दूसरा जो एक तरह का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं प्योर प्ले क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ये जो प्योर प्ले क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये ऑपरेट करता है स्ट्रिक्टली जो है क्रिप्टोग्राफिक वर्ल्ड के अंदर ही, जो क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड है। और इसमें ये फायदा है कि इसमें आपको काफी तरह के जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा भी और भी जो ऑल्टरनेट कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं वहां पर। और ये इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तीसरा है जो एक्सचेंज है वो ऑल इन वन एक्सचेंज है। कहने का मतलब है कि इस ऑल इन वन एक्सचेंज में आप क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं और इसमें आप शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये आपके लिए ये एक और ऑप्शन है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज्ड, पहला था सेंट्रलाइज्ड, अब ये है दूसरा, चौथा है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे, आई मीन क्रिप्टो करेंसी जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। और बट ये जरा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें इसका जो हैंडलिंग जो है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो है जो भी तजुर्बे वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदेमंद है। उन्हीं को कायदे में रिकमेंड किया जाता है कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को करें। और इसके ऊपर में जो फीस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो भी कम होते हैं। और इसमें जो है आपका जो सिक्योरिटी इसमें काफी ज्यादा होती है। तो ये जो है इसमें एक फायदा और भी है। जैसे आप इसके ऊपर में जैसे बात करते हैं, क्या नाम है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां तो आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ता है। आपको ये नहीं पता कि कौन बेच रहा है और कौन किससे आप खरीद रहे हैं। पर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप पर्सनली एक इंसान से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केट रेट चल रही है 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन, किसी सेलर ने 98 लाख का एक ऑफर दे दिया, तो आप उसे 98 लाख में भी खरीद सकते हैं। तो ये भी फायदा है। तो अब आपको ये देखना है कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं उसके लिए पेमेंट कैसे करेंगे। तो जो सबसे पॉपुलर जो ऑप्शन है खरीदने के लिए वो है फिएट करेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा यूएस डॉलर है, हमारा इंडियन रुपी है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि फिएट करेंसी क्या होती है। पर इसके लिए आपको जो भी करेंसी है चाहिए है वो पहले से ही आपके अकाउंट में जमा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से खरीद रहे हैं तो आईएनआर से पहले आपको यूएस डॉलर्स एक्सचेंज करके अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको आराम से खरीद सकें। दूसरा है कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है, ऑलरेडी है, तो आप उसको उस करेंसी से दूसरी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। जो भी उनका एक्सचेंज रेट है बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे आप, फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे डॉलर खरीदने हैं, 1 लाख रुपए के डॉलर खरीदने हैं, तो आपने 1 लाख रुपए दिए, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेट होगा उसी के हिसाब से, उस दिन का जो रेट होगा मार्केट रेट डॉलर का, बाय रेट, उसी के हिसाब से उतने ही आपको डॉलर मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी आप वो कर सकते हैं। जो दो तरीके हैं। तो
कुछ बैंक्स, कुछ ऐसे भी हैं, एक्सचेंजेस हैं जो कि डेबिट कार्ड से भी आपको और क्रेडिट कार्ड से भी आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, और बैंक ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप खरीद सकते हैं। तो पर इसमें यह है कि आपको जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, खरीदे हैं या बेचे हैं, ये आपको इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो इससे नहीं बच सकते। तो जैसे मैंने अभी आपसे फिएट करेंसी के बारे में बात की थी, ये जो फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट ने इशू की होती है करेंसी। जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रुपीज करेंसी इशू की हुई है, और ये एक लीगल टेंडर होता है। बट इसमें एक ये भी है कि कुछ जो ये लीगल टेंडर तो जरूर है, पर कुछ कंट्रीज के जो करेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे यूएस में है, यूएसए में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उनके पास में $1 ट्रिलियन के बराबर का गोल्ड है, पर उन्होंने $4 ट्रिलियन के बराबर की करेंसी प्रिंट कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आपका $1 जो है, उसकी वैल्यू घट के 25% रह गई है। पर इंडिया की जो हमारी जो करेंसी है, उस वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि जितने भी हमारे कंट्री में एसेट्स हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स हो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है या फॉरेन एक्सचेंज है, सबको मिला के जितना भी टोटल एसेट्स है, तो उन्हीं एसेट्स के बराबर के ही करेंसीज है वो पब्लिश करती हैं, मतलब प्रिंट करती हैं। तो इसीलिए हमारा जो इंडियंस का इसमें ट्रस्ट है, और इसके साथ में आरबीआई का भी काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है। तो एक तो ये फिएट मनी हो गई, दूसरी एक और होती है जिसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। ये कमोडिटी मनी वो होती है जिसके अंदर जो है जो भी जिस मेटल से बना हुआ है वो उसी कॉइन के अंदर एम्बेड होती है। आपने जैसे देखा होगा कि 10 रुपए के कॉइन्स हैं, 100 रुपए के कॉइन्स हैं, 500 रुपए के कॉइन्स जैसे गवर्नमेंट ने अभी इशू किए हैं। तो जो भी कॉइन इशू किया है उसमें जो भी मेटल उन्होंने डाला है, उसकी वैल्यू 500 रुपए के ही बराबर होगी 500 रुपए के कॉइन के अंदर। वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहेगी, पर गवर्नमेंट की उसमें गारंटी होती है, आरबीआई की गारंटी होती है कि आपको 500 रुपए ही मिलेंगे, भले ही वो जो भी उन्होंने मेटल डाला है उसकी रेट भी डाउन हो जाए। तो इसीलिए इसको हम कमोडिटी मनी कहते हैं। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी, इसकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि इसका भी एक बैकअप होता है किसी भी कमोडिटी से, आपको इसका भी ये भी वो लिंक होता है। पर इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं कोई भी प्रेशियस मटेरियल में या किसी दूसरे कमोडिटी में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की करेंसीज हैं। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो फिएट करेंसी से है। तो अब ये है कि आपने करेंसी क्या क्रिप्टो करेंसी डिसाइड कर ली कि कौन सी खरीदनी है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से एक्सचेंज से खरीदनी है, और आप करेंसी तैयार है खरीदने के लिए। पर अब खरीद तो लेंगे, पर उसको कहाँ रखना कहाँ है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट होते हैं, तो डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। और अपना ये जो शेयर्स खरीदने से पहले डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है, जिसमें कि आपके वहां पर डिपॉजिट करके अपना स्टोर करके रख सकें। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर आप स्टोर करेंगे। अब स्टोर करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए जी, ये जो क्रिप्टो एसेट्स जितने भी होते हैं, इनके ये एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की जैसे हमारे पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड होता है, जो कि हमें जब हम उसको पासवर्ड भरेंगे तभी हमारा जो है वो अकाउंट खुलेगा, और तब हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसी से ये भी हमारा वो सिद्ध होता है कि हम इसके जो भी पैसा है उसके हम स्वामी हैं। तो ये जो प्राइवेट की है, ये इस्तेमाल की जाती है आपके ट्रांजैक्शंस करने में। क्रिप्टो करेंसी के आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसके लिए प्राइवेट की बहुत जरूरी है। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी के ओनर्स हैं,
उन्हें डिजिटल वॉलेट्स खरीदने पड़ते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है आपके डीमैट अकाउंट। उसको हम ये कह सकते हैं डिजिटल वॉलेट्स है, सिर्फ डिजिटल है। और इसके लिए आपके पास में काफी ऑप्शंस हैं डिजिटल वॉलेट्स के लिए भी। एक होता है कि ऑनलाइन, ऑन प्लेटफॉर्म एक्सचेंज स्टोरेज होती है। कहने का मतलब है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं वहीं पर आपको डिजिटल वॉलेट भी मिल जाता है। और उसके लिए आपको जो प्राइवेट की है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, क्योंकि उस प्राइवेट की के बिना हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको उसी के साथ मिल जाता है। तो पर उसके भी ड्रॉबैक्स हैं। सेम जो हैकिंग है, अब दो जगह हैकिंग हो सकती है। या तो जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, से फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी सिक्योरिटीज में खोला हुआ है अपना डीमैट अकाउंट, अगर वहीं का पूरा डेटा हैक हो जाता है तो आपका भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सेकंड है कि आपके लेवल पर हैक हो सकता है। तो ये इसके साथ में ये ड्रॉबैक है। तो इसी के लिए जो इनका जो ऑल्टरनेटिव है वो है क्रिप्टो वॉलेट। तो डिजिटल वॉलेट का जो ऑल्टरनेट है वो है क्रिप्टो वॉलेट, उसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ स्टोरेज ऑप्शंस। सेल्फ स्टोरेज का मतलब है कि हम अपने एसेट्स को अपने पास रख सकते हैं, वॉलेट में रखने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने पास ही रख सकते हैं। तो अब ये जो वॉलेट्स हैं, ये जो आपको बताया मैंने, जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। इसमें दो दो कैटेगरीज हैं, एक तो हॉट वॉलेट है, एक कोल्ड वॉलेट है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हॉट वॉलेट जो है वो हमेशा आपका इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि कोई हैक कर सकता है, तो इसमें थोड़ी सिक्योरिटी कम होती है। पर जो कोल्ड वॉलेट्स होते हैं वो कोई नहीं टच कर सकता आपके, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। जब कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर कोई उसको हैक नहीं कर सकता, तो उसमें सबसे मैक्सिमम सिक्योरिटी उसी में होती है। तो अब थोड़ा सा मैं कोल्ड वॉलेट के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो है ये एक्चुअली, जैसे मैंने बताया था, ये तो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो जब आप वो कोल्ड वॉलेट लेते हैं तो उस जैसे एक या तो स्पेशल गैजेट होता है, या फिर आप उसको पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, और या फिर एक्सटर्नल ड्राइव के रूप में भी रख सकते हैं, जिसमें कि एक उसमें पहले से प्री लोडेड प्रोग्राम होता है, जो कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सीधे के सीधे उसमें आपके स्टोर हो जाएंगे। और बस इसका नुकसान ये है कि आपको बहुत ही केयरफुली और बहुत सेफली इनको रखना पड़ेगा, चाहे पेन ड्राइव हो या आपका एक्सटर्नल ड्राइव हो, इसको बहुत ही, क्योंकि अगर ये दोनों में से कुछ भी खो गया तो यानी कि आपके सारे के सारे एसेट्स हमेशा के लिए खो जाएंगे और उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इनको जो है कोल्ड वॉलेट्स जो है, इनको हमें बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। तो अब जो है, अब मैं रेट्स आपको बताना चाहूंगा। अभी मेरे सामने जो रेट्स आ रहे हैं, बिटकॉइन का जो है 1 लाख रुपए आज 1 करोड़ रुपए का है, और एथेरियम है 3,20,000 रुपीस का आज का जो रेट है। तो अब बाकी तो और भी बहुत सी चीजें हैं, पर मैं अब आज का टॉक थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो अपने जो व्यूअर्स की क्वेरीज हैं उनको मैं लेना चाहूंगा, उनके आंसर देना चाहूंगा। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, और सारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कमेंट्स दें, और जो भी क्वेरीज हों वो आप क्वेरीज खुशी से आप अपना कमेंट दें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक उनके रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल साहब। आपने बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। एक्चुअली जो जन सामान है सर,
वो थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहता है। और हमारे साथियों ने चाहा है कि मिनिमम से फॉर द एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा इथेरियम जो है वो 3,20,000 का है, उसके टुकड़े करना आसान होगा, कम पैसे लगाए जा सकते हैं। बिटकॉइन में अब इवन 1% इज टू मच। तो बिटकॉइन को क्या 1/1000 भी किया जा सकता है क्या सर? नहीं, आपको जो मिनिमम आप खरीद सकते हैं वो 1,000 रुपीज तक का खरीद सकते हैं, ओके। मिनिमम 1,000 रुपीज का। चलिए। तो अगर आपके पास में, वो तो सभी लोग खरीद सकते हैं मेरे ख्याल में। तो वो तो उसी परसेंटेज से हो जाता है, जैसे कि मान लो किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स है मार्केट में, फिर भी आप सिर्फ 50 शेयर्स या 10 शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी एक शेयर्स खरीद सकते हैं उसके। हाँ, तो जो पहले व्यूअर हैं जिनकी क्वेरी है, ये शायद ये लैंग्वेज से तो नजर आ रहा है कि शायद ये रशियन व्यूअर हैं हमारे। उन्होंने लिखा है कि ग्रेट कंटेंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और उनकी जो क्वेरी है कि उनके पास में एक वॉलेट है, ओके एक्स वॉलेट है, जिसमें कि यूएसडीटी, जिसको टेथर बोलते हैं, उनके पास में है। और उन्होंने 12 वर्ड्स का एक फ्रेज दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी फ्रेज दिया है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो एक अपने दूसरे अकाउंट में, या दूसरे का किसी का है जो बायबिट अकाउंट है, उसमें भेजना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही चीज जवाब है कि सबसे पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि ये जो रिकवरी फेज को किसी भी हालत में नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने ये देख लिया तो वो विद इन हाफ एन आवर वो आपके वॉलेट को रिट्रीव करके उसमें से सारे का सारा एसेट्स निकाल सकता है। तो ये ब्लंडर कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे जो व्यूअर हैं उन्होंने भी ऐसे ही अपना जो रिकवरी फेज दिया है, वो उन्होंने भी यही किया है। तो उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि फौरन इसको अपने जो ये रिकवरी फ्रेज को आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो अब मैं आता हूं कि कैसे आपको वो करना चाहिए, आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब लगता है कि आपने जो प्राइवेट की है वो मिसप्लेस हो गई है। अगर वो प्राइवेट की होती तो ऑटोमेटिकली आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते थे, और वहां से आप जिस अकाउंट में भी भेजना चाहते हैं वहां पे जा सकते थे। तो इसका मतलब है कि आपको रिकवर करना पड़ेगा अपना जो वॉलेट है, अगर किसी ने अभी तक उसको हैक करके सब उसमें से गायब नहीं कर दिए आपके एसेट्स। तो उसके लिए आपको जो है, जो ये है कि सबसे पहले आपको रिस्टोर करना पड़ेगा अपना वॉलेट। तो उसके लिए आपको अपना जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एप्लीकेशन है या ब्राउजर एक्सटेंशन है, उस पे आप लॉग इन करें। जब वहां पे उस वेबसाइट पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इंपोर्ट वॉलेट होगा, रिकवर वॉलेट होगा, या रिस्टोर फ्रॉम सीड फ्रेज। अब ये जो रिकवरी फेज है, जिसमें कि 12 वर्ड्स का जो मैंने बताया, जो कि आप लोगों ने भेजा है, उसी को सीड फ्रेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो आप देखें, उसमें से आप रिस्टोर फ्रॉम रिकवरी फ्रेज वाला बटन दबा दें, क्लिक करें। उसके बाद में आप टाइप ऑफ वॉलेट वो करना होगा, आपको चूज करना होगा, क्लिक करना होगा। तो स्पेसिफाई करना होगा, चूंकि आपके पास में यूएसडीटी है, यूएस के जो टेदर है, वो वाले आपके पास में कॉइन्स हैं, टेदर कॉइन्स। तो इसीलिए आपको वो ओके एक्स का जो है ना आपका अकाउंट है, तो ओके एक्स को आपको वॉलेट का क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में जहां पर आपका वो पासवर्ड भरना होता है, जो कि आपके प्राइवेट की है, वहां पर आपको ये रिकवरी फेज जो फ्रेज है, जो कि 12 वर्ड्स का फ्रेज है, इसको एग्जैक्टली सेम आपको वहां पर एंटर करना पड़ेगा।
तो वो केस सेंसिटिव होते हैं, और बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में आप भरेंगे तभी आपका वो काम आएगा। तो उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे आप उसको क्लिक करते रहें, और उसके बाद में आपका जो की है, प्राइवेट की, वो रिकवर हो जाएगी। और एक बार प्राइवेट की रिकवर हो गई तो आपके एसेट्स, आप सबसे पहले वॉलेट खोल के देखिए कि आपके एसेट्स तो नहीं किसी ने कर दिए हैं। अगर हैं तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे वाले में। तो इसमें हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आपके लिए हम एक नई की, जैसे हम न्यू पासवर्ड होता है ना जनरेट करने के लिए पूछा जाता है जब हमारी कोई पासवर्ड खो जाता है, तो इसी तरीके से एक ऑप्शन वो भी आता होगा। अगर आएगा तो आप यस कर दें तो वो आपको कर देंगे। तो अब जो है, आप जो ये आपके जो आपके टेदर की जो कॉइन्स हैं आपके कैरेंस में, तो उसको जो ट्रांसफर करना चाहते हैं बायबिट में, तो सबसे पहले आपको बायबिट का डिपॉजिट एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको बायबिट अकाउंट में लॉग इन करें, और उसमें से नेविगेट करके बायबिट वॉलेट में जाएंगे। वहां पे जाकर आप सिलेक्ट करेंगे यूएसडीटी, जो कि आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप चूज करेंगे डिपॉजिट ऑप्शन, क्योंकि आप इस बायबिट अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट द नेटवर्क होता है। ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, तो उसमें ये जरूरी होता है कि दोनों, जैसे आपका OKX का है और आप बायबिट में जाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि दोनों की दोनों एक ही नेटवर्क पर काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स हैं, ERC है, ERC20 है, TRC20 है। TRC20 बिटकॉइन के लिए होता है, ERC इथेरियम के लिए होता है, और भी बाकी इनके साथ में और भी क्लब्ड होते हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो इसके बाद में आपका जो डिपॉजिट एड्रेस जनरेट होता है उसको आप कॉपी करें। अब आपने जो डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर लिया है, तो अब ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको अपने OKX अकाउंट से, अपने वॉलेट से, आपको पहले तो वो USDT जो है, टेदर कॉइन्स हैं, उनको तो निकालना पड़ेगा, विदड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहां पे आप जो अपने उसमें अकाउंट में लॉग इन करेंगे, उसमें आपके पास में ऑप्शंस आएंगे, सेंड या विदड्रॉ का ऑप्शन। तो आप उसमें सेंड करें, आप उसको क्लिक करेंगे। करने के बाद में तो वो मांगेगा आपसे कि जो जो भी है, जिस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो कि आपने डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी किया, तो वहां पे आप पेस्ट करते हैं। उसको पेस्ट करने के बाद में आपको दोबारा से वही अकाउंट नेटवर्क चूज करना पड़ेगा कि जो कि दोनों के लिए कंपैटिबल है। उसके बाद में आपको कितने आप ये अपने कॉइन्स को वो वहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो अमाउंट भर दें, और उसके बाद में कंफर्म दबा दें। और कंफर्म के बाद में थोड़ा वेट करें, और एक बार कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ, आपके अकाउंट से वो विड्रॉ होके जिस अकाउंट में आप जमा करना चाहते थे वहां पर वो डिपॉजिट हो गया है, तो इस तरह से आपका वो हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारे जो, ले लीजिए, जो हमारे जो एक और हैं जो इससे, सर समय ये तो कम मैं, है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि स्लाइड्स अब कई हैं, 5 मिनट का समय नहीं है सर। शॉर्ट। अच्छा ठीक है। तो ये है कि एक है मिस्टर डियर इंडिया 1973, उन्होंने पूछा है कि स्टेप बाय स्टेप ये बताइए कि अगर हमने 10,000 रुपये 2010 में वो हमने वो किया था, डिपॉजिट किया था, जब इसकी क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, तो वो 2025 में 2 करोड़ कैसे बन गई, ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में। सप्लाई अगर कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो उसके प्राइस बढ़ती रहेगी। उसके अलावा भी काफी कंपटीशन भी होता है, तो इसलिए उसकी भी रेट्स बढ़ते रहते हैं। फिर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स होते हैं। अब
इन्वेस्टर्स जो है सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, लोकल सेंटिमेंट्स भी देखते हैं और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी देखते हैं। अब वो देखते हैं जैसे कि इंडिया की जो हमारी जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी अच्छी चल रही है, तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट हो गया, तो इसी के हिसाब से वो एक्स्ट्रा पैसे देकर भी हायर रेट पर भी खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है और इसी वो वजह से आपके ये इतनी पहुंच चुकी है इसकी। तो सर, कुछ लोगों दूसरी का भी जो एक और, जी, हाँ जी, सर, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ पजल सॉल्व करनी होती है, उससे नहीं इसमें नहीं है, नहीं, नहीं इसमें नहीं, वो तो माइनिंग अलग है। वो तो मैंने माइनिंग वाली बात की थी ना लास्ट टाइम, जी जी, वो माइनिंग बिल्कुल अलग है। ओके, आपने तो ये पूछा ना कि प्राइस चेंज कैसे होता है, जी जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब बिटकॉइन जैसे है, और इसकी भी तो एक लिमिटेड सप्लाई है, यहाँ पे कोई छाप नहीं सकता है। ये जो है 2 करोड़ 10 लाख के करीब बिटकॉइंस हैं मार्केट में, और उसके लिए 100-200 करोड़ इन्वेस्टर्स भी हैं। तो नेचुरली कंपटीशन होगा। जिन्होंने खरीद के बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए, तो बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन रहेगा, यानी कि सप्लाई बहुत कम रहेगी, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए इसका पैसा बढ़ता जा रहा है।